नमस्कार। तो दोस्तों, आज अगस्त महीने का अंतिम शनिवार है और दिन है ओपिनियन पोल का। आपने जून और जुलाई के लास्ट शनिवार यानी कि लास्ट सैटरडे को हमारा ओपिनियन पोल देखा था, जून का भी और जुलाई का भी, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तस्वीर हमने पेश की थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले 5 महीने में चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए वाजिब है कि सबकी नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं और हमारी नजर भी यूपी पर ज्यादा है, क्योंकि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 2017 में आपको याद होगा कि बीजेपी अपना दल और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और कुल 325 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी थी, जिसमें से बीजेपी अकेले 312 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन अब 2022 में क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन सब के सामने बीजेपी पस्त हो जाएगी? क्या अपना दल, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, आम आदमी पार्टी या आजाद पार्टी का नाम स्पेशली इसलिए ले रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद का नाम आप लोग जान रहे हैं कि एक उभरते हुए नेता हैं और वो भी बहुजन का समाज यानी दलितों के नेता, या AIMIM जिसको लेकर के बहुत चर्चा होती है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं और वो भी लगातार अपने दमखम, अपना जो जोर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी दल अपना जलवा बिखेर पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में? क्या किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के लिए गले की फांस बन गया है? तो अभी से सियासी गलियारों में कई सवाल तैर रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनता इन सवालों पर खुलकर चर्चा कर रही है। यूपी के मतदाता बहुत ही वोकल हैं, ये आपको बता रहा हूं। बहुत सारी बातें अगर आप करें और खुलकर वो जवाब देती है वहां की जनता, तो आपके हर सवाल का जवाब उनके पास होता है। हमारी सर्वे टीम ने यूपी की जनता की राय जानने की कोशिश की। पिछले 15 दिनों के सर्वे में हमारी टीम ने कई सवालों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता से बात की है, जिस आधार पर एक स्पेशल ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का मूड, यानी वहां का जो मतदाता है वो उसकी राय क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कौन किस पर कितना भारी दिखाई दे रहा है ये भी समझने की कोशिश हमने की है। और क्या है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का रिपोर्ट कार्ड, और अखिलेश यादव और मायावती के आगे कितने सफल सीएम साबित हुए हैं योगी आदित्यनाथ। ये सवाल भी आपके सामने, इसका जवाब भी लेकर आएंगे और ये भी लेकर आएंगे कि आगामी चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब हम आज आपके सामने रखेंगे इस ओपिनियन पोल में। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त खास पत्रकारों का पैनल, खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का इस स्पेशल कार्यक्रम में आप तीनों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि शनिवार है, लास्ट महीने का लास्ट शनिवार, और आपके लिए इस पिटारे में बहुत कुछ है। और आज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जैसा मैं बता रहा हूं 403 सीटें हैं और सूबे की चर्चा बहुत हो रही है। कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ बदले जाएंगे, लेकिन अब वो चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा यह भी हो रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन उस पर भी विराम लगा हुआ है। चर्चा यह भी हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ठनी हुई है, लेकिन वो भी अब शांत है। चर्चा यह भी हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस जो है वो ज्यादा तवज्जो दे रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? ये तमाम बातें इस चर्चा में बहुत कुछ आप सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, किसकी बनने वाली है सरकार। तो ये सारी बातें हम इस पूरे कार्यक्रम में आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए इस ओपिनियन पोल के बारे में आपको बता दूं। 403 सीटें कहां कैसे हम पहुंचे ये भी आपको बताएं, और उसके बाद पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश हमारी कि हाँ ये सर्वे हमने कैसे किया है, क्या किया है, वो आपको सबसे पहले बताते हैं। और फिर एक एक करके अपने पिटारे से हर आंकड़े जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, पेश करेंगे, और उस पर टिप्पणी के लिए हमारे 3 खास जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी तीनों, ये भी आपके साथ मौजूद हैं। और इस पर आप चाहें तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी राय तो आप लोगों की ही होती है कि आप जो खासकर उत्तर प्रदेश
प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां से हमें देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आइए सबसे पहले यह दिखाते हैं कि इस ओपिनियन पोल को, इस सर्वे को हमने किया कैसे है। सबसे पहले आइए जरा इस सर्वे की बात हम दिखाएं कि कहां कैसे क्या। 100 लोगों की राय ली गई है। 100 लोगों की राय हमने हर विधानसभा सीट से ली है, तो 403 विधानसभा सीट, 100 लोग हर विधानसभा सीट से आगे बढ़े। और इस प्रकार आप देखें तो 40,300 लोगों की राय हमने अलग अलग माध्यमों से ली है। वो माध्यम क्या है ये भी आपको बताते हैं। उस माध्यम में 18,422 लोगों से हमारी टीम ने सीधा संपर्क किया है। सीधा संपर्क 18,422 लोगों से, और 12,454 लोगों से हमने फोन से संपर्क किया, टेलीफोन के जरिए, टेलीफोनिक सीधा। ये जो अलग अलग तरीके हैं सवालों के साथ, उसके अलावा और भी क्या कुछ है ये बता रहा हूं। 9,424 लोगों से अपने सोशल मीडिया के जरिए सवाल किए गए। हमारे सोशल मीडिया जैसे खासकर उसमें व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये जो मीडिया है इसके जरिए लोगों से सवाल के जवाब मांगे गए। तो ये ओवरऑल 40,300 लोगों के बीच सीधा 403, और 403 में हर विधानसभा से 100, 4,000। पहले भी लोग पूछते थे कि सर आपका वो क्या है, ओपिनियन पोल का सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपके सामने ये सिस्टम रख रहे हैं कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे हैं और क्या लेकर के आप तक आए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई सवाल ना रहे। तो हर विधानसभा से, और ये अब आपके सामने हम आगे बढ़ेंगे और सीधा सवालों के कुछ बातों को लेकर के आएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे मजेदार तथ्य यह आएगा कि जो वहां के मतदाता हैं, जब वो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट देंगे और वो मुद्दे क्या क्या होंगे। तो वोट देने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि आखिर आज की सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हम समझने की कोशिश हमने की है। और उसको अलग अलग पार्ट में बांटा है हमने, जिसमें पहला पार्ट जो है रिपोर्ट कार्ड का, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक, या कहें तो बीजेपी का जो अपना एक सबसे बड़ा एक नारा, और उस नारे का एक सबसे बड़ा शब्द जो है वो है विकास। तो विकास में उत्तर प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है यह समझने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। आइए सबसे पहले दिखाइए कि विकास जो है उस मुद्दे पर, अब देखिए विकास के मुद्दे पर योगी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये कहता है कि बहुत अच्छा, लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छा विकास के मुद्दे पर योगी सरकार बहुत अच्छा सफल रही है। 14%, अच्छा बोला है 15% लोगों ने, औसत बोला है 13% लोगों ने, बहुत खराब बोला है 17% लोगों ने, खराब बोला है 26% लोगों ने, कोई राय नहीं दी है 15% लोगों ने। बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, बहुत खराब, खराब, कोई राय नहीं। ये 6 ऑप्शंस थे हमारे। इन 6 ऑप्शंस में जो योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पिछले 4.5 साल का है, पिछले 15 दिनों में जो हमने लोगों से बातचीत की है, उस आधार पर कितने % लोगों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिसमें विकास के मुद्दे पर जो योगी सरकार, मोदी सरकार हमेशा विकास का नाम लेती है, विकास की बात करती है, विकास को सबसे आगे रखती है, उस विकास के मसले पर अगर आप देखें तो खराब कहने वाले 26% लोग हैं, बहुत खराब कहने वाले 17% लोग हैं, कोई राय नहीं रखने वाले 15% लोग हैं, बहुत अच्छा कहने वाले 14% लोग हैं। अगर इसको आप देख लें, अच्छा, बहुत अच्छा और औसत, इसको आप लेके आइए जरा छोटे विंडो में और सीधे अपने हमारे जो साथी हैं इनके पास, वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल है उनके पास चलेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले विकास के मुद्दे पर आप देख रहे हैं जो सामने है रिपोर्ट कार्ड, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि खराब, बहुत खराब और कोई राय नहीं अगर जोड़ें तो ये जो पार्ट है इधर वाला, अच्छा, बहुत अच्छा वाला और औसत वाला, ये पार्ट थोड़ा दब जाता है। हाँ, मैं यही देख रहा था कि अगर बहुत खराब, खराब और औसत, इसको हम ये माने कि ये एक तरफ के लोग हैं, राय थोड़ी सी डिग्री ऑफ जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, तो इसको और कोई राय नहीं को हम छोड़ भी दें, न्यूट्रल लोग हैं, ये स्विंग वोटर है, तो ये 56% आ रहा है।
56। तो ये मेजॉरिटी है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से बोल रही है, जितने बड़े पैमाने पे आपने किया है, और जो बहुत अच्छा और अच्छा मिलाकर 29% है, तो ये 29% और 56%, इसमें अगर 15% 29 की तरफ मिल भी जाए पूरा का पूरा, तो भी बराबरी नहीं आ रही है। तो इससे लग रहा है कि जनता का वहां पे मूड क्या है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश जाता रहा हूं, कल भी सुबह जा रहा हूं दौरे पर उत्तर प्रदेश के, और वहां पे लोगों की राय यही मिल रही, क्योंकि जो विकास हुआ है वहां पे, वो अपराधों का विकास हुआ है, जो विकास हुआ है वो बेरोजगारी का विकास हुआ है, गन्ना किसानों के बकायों का विकास हुआ है, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर दलितों के खिलाफ देश में हिंसा हो रही है, तो हर चौथी हिंसा उत्तर प्रदेश में हो रही है, 25%। कम्युनल राइट्स में 2016 के बाद बिल्कुल इजाफा है। मैं आप कहें तो मैं डेटा दे दूं कि जो एनसीआरबी का डेटा है, योगी जी के आने के बाद 2017 में 8,900 कम्युनल वारदात हुई, और 2018 में भी 8,908, और 2019 में ये घटी है, 5714 है, यानी 5,000 से भी ऊपर जो कम्युनल घटनाएं हैं। और उस पर भी देखिए कि रोज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में हम देख रहे हैं कि किसी को मार रहे हैं, मथुरा में किसी को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, दलितों के खिलाफ हो रहा है, रेप हो रहा है। पूर्व आईपीएस को किस तरीके से गाड़ी में धक्के देकर बैठाया जा रहा है। तो ये इस तरीके के दृश्य आना चालू हो, देखिए जयशंकर जी भी बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं, और अमरेंदु जी भी, आप भी, हमने कई सरकारों में देखा है कि जब इस तरीके के पुलिस के बर्बरता के तस्वीरें आने लग जाएं, तो वो एक संकेत देने लग जाती हैं सरकार की हताशा की भी, और जनता की राय किस तरह बन रही है उसकी भी। राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता की राय, और जनता की आज बहुत सारी अलग अलग मुद्दों पर राय हम आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और बहुत कुछ है विकास के मुद्दे पर रिपोर्ट। ये सबसे पहले हम योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके सामने ला रहे हैं, और उसमें पहला मुद्दा विकास है। विकास के मुद्दे पर अगर आप देखें तो योगी सरकार के का जो विकास का मुद्दा है उस पर बहुत अच्छा कहने वाले 14% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 15% लोग हैं, और औसत कहने वाले 13% लोग हैं, जबकि बहुत खराब कहने वाले 17% लोग, खराब कहने वाले 26% लोग। क्या कारण है कि खराब कहने वाले 26% लोग हैं, यह सोचना होगा योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को। और कोई राय, अभी जो फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो अभी कोई राय नहीं बनाते हैं, कोई कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे 15% लोग हैं। तो यह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहां हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सीधे इससे आगे बढ़ते हैं कुछ मुद्दों के साथ, और फिर इसके अलावा जो है दूसरा मुद्दा, उस पर आते हैं हम। वो दूसरा मुद्दा जो है वो रोजगार है। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्या कुछ कहता है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले फिर रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार का रिपोर्ट कार्ड अगर देखें तो बहुत अच्छा कहने वाले उत्तर प्रदेश में 14% लोग हैं। अच्छा कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के दौरान रोजगार को लेकर के जो बेरोजगार हैं, वहां की जनता जो है वो इस पर क्या कुछ कहती है, यह आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ का, जो कहती है वहां की जनता की बहुत अच्छा रोजगार के मसले पर यह सरकार 14% है, अच्छा कहने पर 11%, औसत कहने पर 15%, जबकि बहुत खराब कहने वाले 28%, खराब कहने वाले 18%, और कोई राय नहीं दी है ये 14% लोग हैं। तो ये रोजगार, और रोजगार को लेकर के भी लगातार चर्चा होती रहती है। लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं वो नौकरी चाहते हैं। और इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कार्ड क्या कह रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे
हैं, जिसमें आपके सामने ये है कि बहुत अच्छा कहने वाले जो हैं वो 14%, अच्छा कहने वाले 15% और औसत वाले जो हैं वो 13% हैं। और यहां भी फ्लोटिंग वोटर्स जो है जो कि कुछ नहीं कहते हैं लेकिन वो नजरें उनकी सब जगह रहती हैं, वैसे 14% हैं। एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास रोजगार के मसले पर। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की टेरिटरी हालांकि है तो एनसीआर, लेकिन फिर भी तो दिल्ली एनसीआर से लेकर के और लखनऊ तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रोजगार को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने है। इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके आप क्या कहेंगे? देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके अगर हम एक चीज देखें तो वो देखिए बहुत खराब और खराब। अगर आप इनको मिला लीजिए तो बैठ रहे हैं 46% मेरे ख्याल से। तो 46% जो है वो खराब की स्थिति में है। तो कहना है कि रोजगार के मामले में खराब बहुत है। और जो अच्छा और बहुत अच्छा दोनों को मिला लीजिए तो वो है 25%। और अगर औसत और कोई राय इन दोनों को ये मान लिया जाए कि ये फ्लोटिंग वोट है, न्यूट्रल वोट है, इसको अलग कर दिया जाए, तब भी योगी जी जो है वो इस रिपोर्ट कार्ड में पूरी तरह फेल हो रहे हैं। क्योंकि 46% जो है ये बड़ा वोट बैंक है जो कह रहा है कि योगी जी जो है रोजगार के मसले पर पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और ये हम लोगों ने पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से खबरों को देखा है, जिस तरीके से खबरों की समीक्षा की है और जिस तरीके से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखे हैं कि किस तरीके से बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है किस तरीके से वो एक वीडियो जारी होता है कि वो एक कोई लेखपाल है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र की कृपा से जो है वो उसको रोजगार मिल गया। और मालूम पड़ा कि फिर वो जब पोल खुली कि वो वीडियो जो फिर सीएम ऑफिस ने वो अपना डिलीट किया, क्योंकि वो रोजगार तो मिला हुआ था अगले अलग की गवर्नमेंट में और इस सरकार में तो जो थी कोई जगह ही नहीं निकली थी, तो नौकरी कहाँ से मिलती। तो ये इस तरीके की जो चीजें हुई, वो बेरोजगार दिवस मनाया गया। इलाहाबाद में छात्रों पे रोजगार मांग रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, कई बार जो है इलाहाबाद में प्रदर्शन हुए। तो ये सब जो चीजें सामने आई हैं, ये सब मिलाकर की स्थिति स्पष्ट कर रही है कि यूपी जो है रोजगार के मामले में बहुत बुरी स्थिति है। और कोरोना के बाद जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ी है, चूंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो है वो लौट करके उत्तर प्रदेश आए और जिनको यहाँ कोई स्थानीय रोजगार नहीं मिला। और जो एक यहाँ कार्यक्रम चलाया गया, PR कार्यक्रम चलाया गया कि साहब वो कंपनियां आएंगी और मेले लगेंगे, रोजगार मेले लगेंगे। तो रोजगार मेले में हुआ क्या कि वो जो थे वो आपकी जैसी वो प्रोफाइल ले ली गई, बायोडाटा ले लिया गया और बताया गया कि इतने लोगों ने जो अप्लाई किया, रोजगार कितनों को मिला ये कुछ नहीं बताया गया, कितनों ने अप्लाई किया ये बताया गया। तो यानी वो रोजगार मेले जो थे वो भी ये बयान कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो स्थिति रोजगार की खराब हो रही है और किस तरीके से चपरासी की जगह निकलती है, जो PhD पास जो है और वो MSc पास जो है वो भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब खबरें भी उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही हैं। तो रोजगार के मसले पे बहुत बुरी तरीके से ये सरकार जो फेल है, और ये सिर्फ योगी जी ही फेल नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सब बुरी तरीके से फेल है, क्योंकि इनका मॉडल जो है वो रोजगार पे बात करने का है ही नहीं। असली बात ये है, उनका जो मॉडल जिन चीजों पर बात करने का है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, बतौलेबाजी करना, नाम बदल देना, तो अब वो बेरोजगारों का नाम बदल के रोजगार कर देंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो ये स्थितियां जो वहां हैं, तो यही जो है वो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी कर रहा है। और योगी जी के लिए मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले मतलब योगी जी चूंकि उसको लीड कर रहे हैं सरकार को, जाहिर बात है योगी जी का नाम बार बार आएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से विफलता जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो सभी जगह फेल हो रही है। जहां केंद्र में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार रोजगार के मसले में पूरी तरीके से फेल है, उसी तरीके से योगी जी की सरकार भी जो उत्तर प्रदेश में रोजगार के मसले पर पूरी तरीके से फेल है। जी राजीव, रोजगार बहुत गंभीर मसला है और खासकर जैसा बता रहे हैं कि कोरोना काल में जैसे बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर इस देश में जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि एक समय तो पिछले साल ये आ गया था कि जब हर तीसरा आदमी जो है वो बेरोजगार था। वो आंकड़ा थोड़ा सा सुधरा है लेकिन अभी भी बहुत खराब स्थिति में। देश की स्थिति बता रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली आते हैं, उसके अलावा पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते
जाते हैं और दक्षिण भारत की ओर जाते हैं और विदेश भी जाते हैं। तो ऐसे में रोजगार का आलम क्या है और रोजगार पर सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार कहां अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल है, कहां पास है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला हमने विकास की बात की थी और दूसरी बात जो है वो हम अभी रोजगार की। अब तीसरी तरफ बढ़ेंगे आगे जल्दी से फटाफट, क्योंकि बहुत आंकड़े हैं आज आपके सामने रखने के लिए, इसीलिए एक एक करके मैं अपने जो एक एक हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे अलग अलग मसले पर कमेंट भी ले रहा हूं और ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाऊं। जो आंकड़े हैं 40,300 लोगों के बीच किया गया यह सर्वे, इस सर्वे में से क्या कुछ निकल के आ रहा है, एक मूड जो है, मूड ऑफ द यूपी, ये यहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, वो समझने की कोशिश। तो आइए सबसे पहले अब रोजगार और विकास के बाद हम चलें कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है। ये जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात में देखिए, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहां फेल कहां पास, इसमें बेहतर, बहुत बेहतर कहने वाले 25% लोग हैं, अच्छी व्यवस्था कहने वाले लोग जो हैं वो 12% हैं, कोई सुधार नहीं कहने वाले लोग 18% हैं, बहुत खराब कहने वाले 23% लोग हैं और खराब कहने वाले 14%, कोई राय नहीं देने वाले 8%। यहां अगर हम देखें तो यहां थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनको पास कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सीधे चलेंगे थोड़ा हमारे साथी जयशंकर जी आपके पास। आप 3 रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, विकास का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, रोजगार का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने और कानून व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। इसके अलावा भी अभी 2 रिपोर्ट कार्ड बाकी है, लेकिन ये इन 3 रिपोर्ट कार्ड्स में से तीनों पे आपकी ये एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ है। रोजगार को लेकर के तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। तो दोनों तरफ से, एक में 43% लोगों ने खारिज किया है, एक में 46% लोगों ने खारिज किया है। इसका मतलब कि हमारा जो सर्वेक्षण है, हमारा जो ओपिनियन पोल है, उसके हिसाब से लोग नहीं मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ है या रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सच बात यह है कि अगर जमीनी धरातल पर भी देखिएगा तो अखबारों में जो योगी सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं उसमें तो विकास बहुत लंबे चौड़े वादों के साथ दिखाई दे रहा है, या फिर रोजगार के भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर, लेकिन धरातल पर आप देखिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जहां जहां उद्घाटन भी हुए हैं, योगी जी ने किया हो या किसी केंद्रीय मंत्री ने किया हो, वो पिछली सरकार के द्वारा किया हुआ काम था। जैसे लखनऊ का मेट्रो हो या यहीं पे हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ जो वैशाली गेट से लेकर के गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, ये सब जो है, या मेरठ एक्सप्रेसवे है, तो इसका काम पहले बहुत हो चुका था, शुरू हो चुका था। नोएडा की फैक्ट्रियों के बारे में एक बार गिरा दिया था उन्होंने, लेकिन वो सारी जो बिल हुआ था वो अखिलेश यादव के समय में हुआ था, इनके समय में कुछ नहीं हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे कहिए आप, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो है, तो उस पर भी हमको लगा अखिलेश यादव के जमाने में ही वो बड़े बड़े जहाज उतार करके दिखाए गए थे। अब उनको सबको अगर आप श्रेय अपने पास ले लीजिए, मतलब दूसरे के बच्चे को आप अपना बच्चा कहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसको अपना नाम दे दीजिए, उसके नाम को उसके वल्दियत बदलने का काम करेगा तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात होती है। तो मुझे लगता है कि इसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। जहां तक रोजगार की बात है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि रोजगार के नए साधन सृजित हो सके। मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, हर साल 1 साल में देने की बात कही थी, तो उसका कुछ तो हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी दिखना चाहिए था 1 साल में। तो 5 साल, 4.5 साल, 5 साल होने को आ रहे हैं, तो उसमें उनको बताना चाहिए, उस हिसाब से बताना चाहिए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मान लिया है कि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी इनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये बेरोजगारी के धरातल पर जी रहे हैं और उनको मुफ्त में अनाज दी जा रही है, जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से दी जा रही है। इसका मतलब कि फिर तो कंट्राडिक्टरी हो गया, विरोधाभासी हो गया इनके दावे जो है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना रोजगार भी नहीं है कि वो खाद्यान्न खरीद करके खा सके, इसलिए सरकार उनको मुफ्त में खाद्यान्न दे रही है।
और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारा काम किया, बहुत विकास के कार्य हुए। जो सम्मेलन जितने कराए गए उत्तर प्रदेश में कि जो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बुला करके कि साहब बड़ा बड़े पैमाने पे आएगा, निवेश आएगा, वो कुछ निवेश तो दिखाई नहीं दिया। उनको बताना चाहिए कि भाई जो वायदे हुए थे, हमने तो बहुत पहले से, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग भी जाते थे, वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर सम्मेलन कराते थे और बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति लोग वहां पे निवेश करने के प्रस्ताव लाते थे। लेकिन पता लगा तो उसके बाद होता था 0 सन्नाटा। तो उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। तो उत्तर प्रदेश को बताना चाहिए कि भाई कितना निवेश हुआ है, उससे क्या विकास हो रहा है, क्या नए उद्योग धंधे लग रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो इन दोनों मामलों में जो हमको लग रहा है कि आपका जो सर्वेक्षण हमारा है वो लगभग सही है, और उससे हमको लगता है कि थोड़ा और बढ़ेगा तो जो कोई राय नहीं है वो लोगों की राय भी, या औसत जो कहने वाले लोग हैं उनकी राय भी इसके खिलाफ ही जाएगी मेरे ख्याल से। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जितने बढ़ चढ़ करके दावे करते थे, मतलब सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता था, कई बार कुछ थोड़ा अच्छा भी लगता था। हालांकि वो मानवाधिकारों के खिलाफ बात होती थी कि साहब अब अपराधियों को 2 ही स्थान है, या तो जेल है या फिर ऊपर है। लेकिन साहब अब तो कहीं कोई जेल में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलितों पे अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, हत्या, रजनी, डकैती और आम हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि इन दिनों सबसे सस्ती चीज क्या है, वो सबसे सस्ती चीज जो है आदमी की जान है। मतलब कब कोई मार दिया जाएगा, कब किसे लूट लिया जाएगा, कब किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं है। और मतलब अभी जो अखबारों में जो खबरें आ रही हैं वो एक तरह से सेंसर होकर के आ रही हैं। मतलब बहुत ही दबाव में जी रहे हैं लोग, क्योंकि उनको चुनाव का समय है तो सारे अखबारों को लगता है, सारे चैनलों को लगता है कि साहब सरकारी विज्ञापन पर जीना है तो फिर ऐसी खबरों से बचना चाहिए। तो उसके बावजूद छन करके जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, बहुत लोग थोड़ा सा डर सहम करके भी बोलते हैं, उनको लगता है कि साहब कहीं हमारा एक्सपोजर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो समझते हैं कि भाई अब टीवी वाला है, ये बात कर रहा है तो पता नहीं मालूम ना हो जाए किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा सहम करके बोलते हैं लोग। लेकिन अगर खुल करके बात आएगी तो हमको लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है, स्थिति इससे बहुत ज्यादा खराब है जो आज दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे भी अगर देखा जाए तो जो अगर बहुत बेहतर जैसे कानून व्यवस्था बता रहे हैं लोग, मान लीजिए कि 25% और बहुत अच्छी बता रहे हैं 12%, तो 37% हो रहा है। और उतना ही हमको लगता है कि वो बहुत खराब और खराब भी बता रहे हैं, तो 37% खराब है और बहुत खराब भी बता रहे हैं। और कोई सुधार नहीं हुआ कानून व्यवस्था में तो 18% ये भी हो गए, यानी ये भी जाकर के 55% के आसपास हो जा रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद 8% लोगों की कोई राय नहीं है। तो तीनों ही मामले में जनता में नाराजगी तो बहुत बड़ी है। और मैं एकदम अमलेंदु जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये भाजपा का एजेंडा भी नहीं है। उसको विकास और ये रोजगार और ये जो कानून व्यवस्था, ये सबसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ ये बताएगा साहब, उनका जो कनफुप्पा तंत्र है वो चालू हो गया, शुरू हो गया है। वो कि साहब देखो मंदिर बनाएंगे जोगी जी, मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भव्य मंदिर बन रहा है, देखो जमीन के दाम बढ़ गए। अब जमीन के दाम बढ़ गए, ये नहीं बताएंगे कि सारे गुजरातियों ने खरीद लिए वहां पे, तो ये तो नहीं बताएंगे। लेकिन ये बताएंगे साहब कि देखो हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर बन रहा है। हमने कहा था कि साहब वो तुष्टिकरण नहीं होने देंगे, तो तुष्टिकरण नहीं होने देंगे के नाम पर आप जो कर रहे हैं वो भयानक है। मतलब जो कनफुप्पा तंत्र बता रहा है वो यही कह रहा है कि देखो जी मोदी जी और योगी जी ने उन लोगों को ठीक कर दिया ना, जिनको बहुत सरकार से फायदे मिलते थे, जो पुलिस प्रशासन का मिलता था। तो ये सब बातें, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान मंदिर, यही उनके इशू है, इसी को वो आगे लेकर के जाएंगे। कभी अगर आप उनसे बात करिए, किसी उनके प्रवक्ता को या उनके नेता को बुला करके कहिए कि साहब जरा हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, जरा हम आपसे विकास पर चर्चा करेंगे, जरा हम कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, तो वो उसमें भाग जाएंगे। आप सोचिए कि बना सरकार जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा मारा था कि साहब अब सरकारें जो है राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं कर सकती। योगी जी की सरकार ने सबसे पहला काम किया था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने आपराधिक मुकदमे थे सबको वापस किया था। चिन्मय आनंद जो इन पर बलात्कार का आरोप था, यौन शोषण का आरोप था, जो गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, भाजपा के बड़े नेता हैं, उन पर से मुकदमा वापस ले लिया गया। बीच में अभी जो कांड हुआ था बच्ची के साथ बलात्कार का, तो उसका जो अभियुक्त है उसकी पत्नी को उन्होंने उम्मीदवार, जिला परिषद का उम्मीदवार बना दिया था।
जब बड़ा हल्ला हंगामा मचा तो उसको वापस किया। तो एक तरफ आप उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब जिस ढंग से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, मतलब अपने आप में वो दहशत पैदा करने वाला है। भाई अगर मान लीजिए ठीक है उनके खिलाफ किसी ने आरोप लगाया है, आरोप कुछ है, तो आप उनकी कार्रवाई करिएगा, कोर्ट अपना सुनवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस तरह से घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो ये तो मतलब कानून का राज नहीं हो सकता है, कानून व्यवस्था वाली बात नहीं हो सकती है। ये तो आपकी गुंडागर्दी और अंधेरगर्दी है। जैसे एक बार तो कहा था ना वो जस्टिस आनंद राय मुल्ला ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है संगठित अपराधियों का गिरोह है। तो ये तो हमारी पुलिस जो है संगठित अपराधियों की तरह से दिखाई दे रही है कि किसी को घर से घसीट करके गाड़ी में जबरदस्ती छोड़ा जा रहा। और एक आईपीएस को, जिसको जबरन रिटायर कराया गया, उस आईपीएस अफसर को जब ये कहा जा रहा है तो आम आदमी की बात क्या हो सकती है। तो हम इससे भी कानून व्यवस्था का हाल समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक बात कही है कि पुलिस जो है, हमारी पुलिस जो है, वो सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक लोगों के कठपुतली का काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है, उनके ये पे काम कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है। पुलिस जो व्यवस्था है वो तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं और फिर भी आती हैं। तो उसके हिसाब से उसको तो कानून व्यवस्था का उस ढंग से काम करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में उसके एजेंडे के तहत तो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बातें सब दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश। जी राजीव। तो हमने देखा रिपोर्ट कार्ड में विकास का मुद्दा, फिर उसके अलावा रोजगार और फिर कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में आप देख रहे हैं इसमें जो रिमार्केबल है वो है कोई सुधार नहीं, और ये 18%। ये बहुत कुछ कहता है, ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। ये समझने की कोशिश आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बढ़ेंगे आगे, और क्योंकि बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी सारे आंकड़े आप तक रखना है। और अब आगे बढ़कर के रिपोर्ट कार्ड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहता है योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखिए बहुत कम हुआ है भ्रष्टाचार, 25%, पहले से कम हुआ है 15%, कोई सुधार नहीं 12%, बहुत ज्यादा बढ़ा है भ्रष्टाचार, उसमें 25%, पहले से ज्यादा 13%, और कोई राय नहीं देने वाले 10%। तो ये जो है आप देखिए, तो ये जो पहले से ज्यादा बढ़ा है जो है वो, तो ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं, और ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जल्दी से दूसरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी लेकर आइए, वो है किसानों की समस्या का। ये दो मुद्दे सामने रख करके थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं रिपोर्ट कार्ड में, कि किसानों की परेशानी जो है, किसानों की परेशानियां जो है वो उस पर क्या रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट क्या आ रही है हमारे पास, लोग क्या कह रहे हैं, कहां पर योगी सरकार फेल, कहां पास। किसानों की परेशानियां जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, 19% लोग कम हुई हैं, 13% लोग कोई सुधार नहीं, 16% लोग बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी हैं, 24% ज्यादा हुई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, वो कहने वाले 16%, कोई राय नहीं कहने वाले 12%। ये 5 रिपोर्ट कार्ड, जो 5 अलग अलग मुद्दे हैं दोस्तों, जिसमें से विकास है, रोजगार है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है और किसानों की समस्या है। ये 5 मुद्दों में से भ्रष्टाचार, अभी हम लोगों ने 3 मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विकास है और रोजगार है और कानून व्यवस्था है। अब 2 हमने आपके सामने रखा है, जिसमें भ्रष्टाचार और किसान। इन 2 मुद्दों, दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, और एक बार फिर से प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 2 आंकड़े, किसान बहुत महत्वपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार का मामला जो है मोर और लेस बराबर दिखाई देता है, लेकिन किसान का मसला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में जो चुनाव है ये बहुत कुछ किसानों के ऊपर भी निहित होगा, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा। ओवरऑल क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार के केसेस मीडिया में नहीं आ रहे हैं। वहां पे सेंसरशिप है, वहां पे गोदी मीडिया का अपना एक कारखाना चल रहा है झूठ बोलने का। आप इसकी तुलना अगर आप यूपीए के समय से करें, कि जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 3-4 साल टीवी डिबेट होती रही, वो तो भ्रष्टाचार निकले ही नहीं। तो पब्लिक डोमेन में क्या भ्रष्टाचार जा रहा है और मीडिया कितना लेकर आ रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं, और आपने 17-18 हजार लोगों से बात की है,
तो वो बातचीत जिन लोगों से की गई उनके ऊपर भी तो अपने इर्द गिर्द का मीडिया का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का असर होता है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी भुक्तभोगी भी है। कोई किसान है, वो जाके अपना लोन लेने की कोशिश कर रहा है और उसको लोन नहीं मिल रहा है बिना पैसा दिए, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा है, उसको बिना उसके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है उसका, तो वो तो बोलेगा। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती, ज्यादातर संख्या होती है जो परसेप्शन पे जाते हैं। किसानों का मामला बहुत गंभीर है। और देखिए, किसान को लेकर ये सरकार अभी भी जिद पे अड़ी हुई है। जिद पे अड़ी हुई है इसलिए क्योंकि उनका सीधा सीधा इंटरेस्ट जो है वो कॉर्पोरेट हित को जो है उसकी रक्षा करना है। जिस तरीके से एक ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनी, उसके जरिए रेलवे स्टेशन, रेल की पटरियां, रेल गाड़ियां, हवाई अड्डे, तमाम सारे चीजें, सरकारी चीजें हैं जो पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं, उसको कुछ लोगों को देने की पूरा तैयारी हो चुकी है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि रेलवे प्राइवेट हैंड में जा रही है। और ये एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड में हो चुका है जो वापस हो चुका। आपके ही हमारे ही देश में, दिल्ली में छोटे अंबानी जी को दिल्ली का हवाई अड्डे का मेट्रो लाइन दिया गया था और उनसे चली नहीं, उन्होंने वापस कर दी डीएमआरसी को। तो जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो किसान तो प्राथमिकता है ही नहीं इनकी। अभी इनको ऐसा लग रहा है, जो कि अभी तक सत्य भी साबित हुआ है, कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हम अफगानिस्तान में जो हो रहा है तालिबान, उसका यहाँ पे ले आएंगे, कुछ हिंदू मुसलमान करेंगे, कुछ लो इंटेंसिटी कम्युनल वारदातें की भी जा रही हैं। जैसे जंतर मंतर पे नारेबाजी हो गई, कोई वेंडर को मार रहा है इंदौर में, कोई मथुरा में ऐसी घटनाएं हो रही, कानपुर में ऐसी घटनाएं हो रही। ये आप देखिए कि इसकी विवेचना अगर आप करेंगे तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। अभी मैं आंकड़े आपको बता रहा था कम्युनल उसके टेंशन के, कम्युनल वारदातों के, और इसका सीधा रिश्ता कम्युनल वारदातों का बीजेपी की सीट से कम ज्यादा से होता है। कम्युनल वारदातें कम होंगी तो इलेक्शन हार जाएंगे ये। तो ये इसीलिए चीजें, और इनको विकास की चिंता नहीं। इनको ये मालूम है कि हम सोशल मीडिया के जरिए और हम ये सब मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए 8-8, 9-9 घंटे प्राइम टाइम पे हिंदू मुसलमान की डिबेट कराएंगे, अफगानिस्तान पे डिबेट कराएंगे, हमारा यूपी का इलेक्शन निकल जाएगा। ये ऐसा अभी सोच रहे हैं। जनता का मूड कुछ और दिख रहा है। अगर ये ट्रांसलेट होता है वोट में तो नतीजा हमारे सामने है। जनता का मूड कुछ और दिखाई दे रहा है, और ये अगर वोट में ट्रांसलेट हो जाए तो क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर अभी जो हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं दोस्तों, वो योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें हमने विकास का मुद्दा, फिर उसके अलावा रोजगार, उसके अलावा उसके बाद फिर कानून व्यवस्था, फिर भ्रष्टाचार, और पांचवा जो है वो है किसानों की समस्या कितनी गंभीर है और उसको लेकर के योगी कितने सफल रहे हैं, कितने पास, कितने फेल। लेकिन कौन किस पर भारी रहा है, इसके अलावा एक ये, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उनसे पहले अखिलेश यादव सीएम थे, और उनसे पहले मायावती जी सीएम थी। तो तीन प्रमुख जो मुख्यमंत्री रहे, मायावती से लेकर के योगी आदित्यनाथ और बीच में अखिलेश यादव, इन तीनों में कौन किस पर भारी रहा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उस पर थोड़ी सी हम लोगों ने उस पर भी जो रिपोर्ट कार्ड पेश, मतलब लोगों से बात की, चर्चा की, वो भी आपके सामने वो रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे, ताकि ये समझने की कोशिश करें कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ कितने कारगर साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और बाकी जो पिछले जो दो मुख्यमंत्री थे वो कितने कारगर थे, और उनको लेकर के पिछले दो मुख्यमंत्रियों और उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से लोग कैसे करते हैं, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले कानून व्यवस्था पर आम राय क्या है ये समझ लें। और कानून व्यवस्था पर देखिए,
ये तीन मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ पे लोग जो हैं सहमत हैं। उनकी कानून व्यवस्था को देखकर 29% लोग, 25% लोग जो हैं वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था में अखिलेश यादव अच्छे थे, और कानून व्यवस्था में आम राय जो बनी हुई है 46% के साथ मायावती नंबर 1 पर हैं। तो 46% कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी मायावती के राज में, 25% अच्छी थी कानून व्यवस्था अखिलेश यादव के राज में, और 29% कानून व्यवस्था अच्छी है योगी आदित्यनाथ के राय में। यह कानून व्यवस्था की बात है। अब थोड़ा फटाफट करें अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने का अधिकार। अब ये देखिए, बोलने का अधिकार में नंबर 1 पर तीन मुख्यमंत्रियों में अखिलेश यादव हैं। 65% खुल करके बोल सकते थे। 26% लोग कह रहे हैं मायावती के राज में खुलकर बोल सकते थे, लेकिन मात्र 9% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में आप बोल सकते हैं। ये अंतर देखिए, बहुत खुल करके कहा इन लोगों ने। 65% लोग जो हैं वो योगी अखिलेश यादव के समर्थन में हैं कि उनके राज में हम खुल करके अपनी बातें रख सकते थे, बोल सकते थे। अखिलेश यादव यहां टॉप पर बने हुए हैं, और नंबर 2 पर है मायावती, और नंबर 3 पर दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए हैं योगी आदित्यनाथ। तो यह है अभिव्यक्ति की आजादी। अब जरा विकास के मुद्दे को भी देखें कि विकास के मुद्दे पर ये तीनों मुख्यमंत्रियों में कौन सबसे आगे है। विकास के मुद्दे पर भी आप देखिए, अखिलेश यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं, नंबर 2 पर मायावती हैं, और नंबर 3 पर योगी आदित्यनाथ हैं। ये विकास के मुद्दे पर नंबर 1 पर 52% के साथ अखिलेश यादव, 29% के साथ मायावती, और 19% के साथ तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बढ़े और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लेकर आए। अब देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार में जो कंट्रोल हुआ है उसमें नंबर 1 पर है योगी आदित्यनाथ, और नंबर 2 पर अखिलेश यादव, और नंबर 3 पर हैं यानी कि 44% के साथ योगी आदित्यनाथ, 35% के साथ योगी अखिलेश यादव, और 21% के साथ मायावती। ये भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किसका सबसे ज्यादा है, इसमें नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ें और गन्ना किसान बहुत महत्वपूर्ण मामला है। गन्ना किसान, ये गन्ना किसानों को लेकर के हम लोगों ने, क्योंकि एक किसानों का मसला तो अलग है ही, लेकिन गन्ना किसानों का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां पर नंबर 1 पर मायावती हैं। आपको बता दूं कि मायावती के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच गन्ने की कीमत जहां 135 रुपए से बढ़कर 280 रुपए हो गई थी, वहीं बिल्कुल डबल से भी ज्यादा मायावती के समय में 135 से लेकर के 280 रुपए, जबकि अखिलेश यादव के काल में 280 से बढ़कर 315, और योगी आदित्यनाथ के काल में आप देखिए 315 पे अटके हुए हैं, और 305 तक माफ करें, और अब 305 से 315। ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है, और इस कारण गन्ना किसान काफी नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से। नंबर 1 पर मायावती, नंबर 2 पे अखिलेश यादव, नंबर 3 पर गन्ना किसानों में ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ये 5 आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे थे। अब सीधा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 5 आंकड़े आपके पास हैं, गन्ना किसान है, भ्रष्टाचार है, और उसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी है, विकास है, और कानून व्यवस्था पर आम राय है। क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? इसमें एक आध में ही, और उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले में योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे हैं, लेकिन बाकी में योगी आदित्यनाथ दूसरे तीसरे नंबर पर, मैक्सिमम तो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजीव जी, असल में मुझे लगता है कि अगर लोग, मतलब अधिकांश लोग जो हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे हैं, तो ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कनफुआ तंत्र जो है वो अपने कान फूकने में कामयाब है। क्योंकि जो आम जनता की परेशानियां हैं और जिस तरीके से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैला है, तो वो जो चीजें हैं वो तो ये साफ जाहिर कर रही है कि भ्रष्टाचार जो कम नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। और जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो प्रशासन है उसके ऊपर किसी का जो है वो दबाव एक तरीके से वो नहीं रहा है। मतलब सरकार का भी दबाव जो है वो प्रशासन के ऊपर नहीं है, और अधिकारी जो है एक तरीके से बिल्कुल एकदम कहा जाए जिसको कि वो निरंकुश हो गए हैं। और वो निरंकुश इसलिए हो गए हैं कि उनको खुली छूट जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो खुली छूट है, और या ये कहिए कि सरकार जो है, मतलब सरकार का मुखिया जो है
वो उन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। तो ये हो गया। तो ये चूंकि जनता इसको समझ नहीं पाती कि क्या है मसला क्या नहीं है, तो ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन जहां तक विकास का मसला है और कानून व्यवस्था का मसला है, तो कानून व्यवस्था के मसले में मायावती को जो लोगों ने कहा है वो मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा। अब वो हालांकि उसके पीछे भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मायावती समय में कानून व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जो एक संगठित अपराध होता है जिससे जनता सीधे सीधे प्रभावित होती है, उसको अंकुश लगाने में, उस पर अंकुश लगाने में मायावती जो थी वो थोड़ी कामयाब थी। और जो माननीयों के आतंक है, माननीयों का जो कहा जाए कि अपराध है, उसके मामले में मायावती की सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा आगे थी। तो और अखिलेश यादव जो है वो दोनों के बीच में कहे जा सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए, ना अच्छे ना बुरे। लेकिन कुल मिला की स्थिति अखिलेश यादव की योगी जी से ज्यादा अच्छी कही जा सकती है इस मामले में, मतलब कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी से बहुत अच्छी कही जा सकती है। क्योंकि कम से कम इस तरीके की दृश्य आपने नहीं देखे होंगे कि जेलों के अंदर जो है वो हत्याएं हो रही हों, और एक एक जेल में नहीं, दो जेलों में हत्याएं हो रही हों। सीजीएम के चैम्बर में जो है, मतलब अदालत में जो है वहाँ हत्या हो रही हो, ऐसा आपने जो है वो कम से कम अखिलेश यादव की सरकार में या मायावती की सरकार में इस तरह की आपने चीजें नहीं सुनी होंगी। तो ये सब जो है कीर्तिमान जो है ये योगी जी की सरकार में जो है ये कीर्तिमान बने हैं। 200 विधायक जो हैं वो कानून व्यवस्था पे और इस पे नाराज होकर के अगर धरने पर बैठ जाए विधानसभा के अंदर कि पुलिस उनकी नहीं सुनती है, और 200 विधायक विपक्ष के नहीं, सरकार के, सत्ता पक्ष के अगर विधायक बैठ जाए धरने पर, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था या मसले पर सरकार की स्थिति क्या है। ये कहने के लिए जो है किसी के दूसरे की प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर सरकार के मौजूदा मंत्री जो हैं वो लिख करके कहें कि साहब सुनी नहीं जा रही है, 2 विधायकों के जो है अगर वो वीडियो वायरल हो, वो कह रहे हैं कि जो है पुलिस जो अत्याचार कर रही है, थाने में उनको पीटा जा रहा है, एसपी उनको गोली मारने की धमकी दे रहा है, अगर इस तरीके के वीडियो वायरल हो तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये टिप्पणी करे, सख्त टिप्पणी, और साफ कहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करे तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की है। एनसीआरबी के आंकड़े वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनमें जाएंगे तो योगी जी की सरकार जो बहुत पीछे चली जाएगी। तो ये जो है, और दूसरी बात जो है कि जिम्मेदारी लेने की बात होती है। हमको याद होगा, जयशंकर जी को भी अच्छी तरीके से याद होगा और प्रशांत जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश में जिस समय वीपी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जैसा आज माहौल है कुछ ऐसा ही माहौल था उत्तर प्रदेश में बन गया था। फर्जी एनकाउंटर होना, डकैतों की बोलावाली होना खूब जाके, और फिर जो था वो वीपी सिंह ने था वो इस्तीफा दिया, बाकायदा जो थे वो रेडियो पे आए और प्रदेश के नाम उन्होंने संबोधन किया, स्वीकार किया उनकी जो है वो कानून व्यवस्था संभालने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए जो वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चूंकि माननीय राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं पहले कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, मतलब ये कांग्रेस नहीं है, भाजपा है, या नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि एक दिन में जो है धारावाहिक किस तरीके से इस्तीफे हुए। देखिए कानून व्यवस्था के नाम पे या भ्रष्टाचार के नाम पे, मतलब इसमें फेल होने पर जो है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो यहाँ कोई इस्तीफे का सवाल नहीं है, जो कुछ भी है तो वो अपना ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो मुझे लगता है कि आम जनता की राय है लगभग ठीक ठाक है, और जनता में कुछ भ्रम की स्थिति भी होती है, वो भ्रम की स्थिति भी है। और जहाँ तक विकास का मसला है तो इसमें ठीक है, अखिलेश यादव को नंबर 1 पे जो दिखाया जा रहा है वो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, चूंकि बड़े काम जो है वो अखिलेश यादव के समय में विकास को लेकर के हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई पुल बने, कई सड़कें बनी, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण हुआ, पीएचसी और सीएचसी की हालत जो हुई सुधरी, और स्थिति ये है कि जो उनके समय में काम हो गए वो आज तक जो छूट गए उनकी सरकार में वो छूटे हुए पड़े हैं, अब तक जाकर के वो काम पूरे नहीं हो पाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी जनता जो है वो इन सब चीजों से कुछ करती नहीं है, राय भली देती है। क्योंकि अगर विकास के मुद्दे पर वोट देती होती जनता तो अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारते, 2007 में मुलायम सिंह यादव नहीं हारते, शीला दीक्षित जो है 15 साल जिन्होंने दिल्ली की काया पलट कर दी वो चुनाव नहीं हारती, और चुनाव ही नहीं हारी, अपनी सीट भी हार गई। और जीते कौन? वो अरविंद केजरीवाल जीते, जिन्होंने दिल्ली में एक ईंट भी नहीं लगाई थी विकास के नाम पे, और आज भी एक ईंट लगी है कि नहीं लगी है पता नहीं है। तो विकास का मुद्दा जो, हालांकि ये देखिए विकास का जो है, विकास की आड़ में जो है दूसरे मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विकास की बात करती है, मोदी जी भी जब आए थे 2014 में विकास का नारा देकर के आए थे, और उसके बाद कश्मीर और राम मंदिर और ट्रिपल तलाक और क्या क्या सब उसमें सब शामिल हो गया था। तो इनका जो विकास का मुद्दा है, विकास भी जो है विकास की आड़ में जो है वो दूसरे मुद्दे जो है वो चला करते हैं।
तो विकास मुझे लगता है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे जनता जो है तो वोट करे। बहुत सी चीजें हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद एक चीज पे राय नहीं ली, उस पर भी हम लोगों को लेना चाहिए था, और हम सोचते हैं कि शायद अगले जो करेंगे उस पर लिया ही। जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ है इस पे जो है जनता की राय जो है वो बहुत आवश्यकता। मुझे लगता है कि अगले महीने अगर इसको लिया जाएगा तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। तब तक जो है ये जो उस पर धूल डालने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरीके से विफल हुए हैं उस पर, तो उसकी जो है मतलब 2 महीने 3 महीने जनता उसको कितनी भूली है और कितना याद है, तो उसमें भी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगले महीने जब हम लोग करेंगे तो इस पर ज्यादा अच्छी जो है इस पर चर्चा होगी। जी राजीव जी। अमलेंदु जी, अगले महीने या अगले हफ्ते नहीं, अभी ही हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको कि कोरोना जो यानी कि जो महामारी के दौर में 5M फैक्टर की हम बात करेंगे। अब हम सीधे चलेंगे चुनावी मुद्दे। कौन कौन से चुनावी मुद्दे? अब अभी तक तो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे, पिछले 2 मुख्यमंत्रियों से आज के मुख्यमंत्री की तुलना हमने करके दिखाई कि कहां किस मुद्दे पर कौन आगे रहा कौन पीछे रहा, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। इससे पहले रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की। अब हम बात करेंगे कि मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा क्या है। ये आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा, और इसमें आप देखिए विकास जो है वो 37% लोगों की नजर में, एक जो ढोल जो आप अभी कह भी रहे थे कि ढोल जो पीटा गया है विकास का, उसमें 37% लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा विकास का हो सकता है। दूसरा चुनावी मुद्दा जो है वो रोजगार का 18% कह रहे हैं। जाति भी एक मुद्दा है जिस पर 11% लोगों की सहमति है कि जाति के आधार पर भी चुनावी मुद्दे बनते हैं। कानून व्यवस्था 18%। किसान आंदोलन, देखिए स्पेशल ये है कि किसान आंदोलन को 14% लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव में एक बार, इस बार जो चुनाव है आने वाले समय में जो 5 महीने बाद, ये एक बड़ा मुद्दा होगा किसान आंदोलन। तो 37% लोग, 37% विकास को मुद्दा मानते हैं, रोजगार को 18%, जाति को 11%, कानून व्यवस्था को 18% और किसान आंदोलन को 14% लोग कहते हैं कि ये जो है वो ये चुनाव का मुद्दा होगा। 14%। एक आंकड़ा और आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद फिर टिप्पणी लूंगा। सीधे जयशंकर जी आपके पास आऊंगा। एक आंकड़ा और लेकर आइए, और वो आंकड़ा है जो एम फैक्टर, 5M फैक्टर। चुनाव के 5M फैक्टर क्या हैं? एम फैक्टर में महंगाई है, महामारी है, मंदिर है, मजदूरी है और माहौल है। ये जो महामारी है यही कोरोना है जिसकी बात अभी कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। तो क्या ये 5M फैक्टर चुनाव में मुद्दा बनेंगे? और इसमें महंगाई को लेकर के आप देखिए 38% लोग कह रहे हैं महंगाई एक चुनावी मुद्दा है। और पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम चीजों पर जिस प्रकार लोगों की राय बनती हुई दिखाई दे रही है वो साफ है कि हां, चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें महंगाई 38% लोगों का कहना है कि वो एक मुद्दा है। 11% लोगों का कहना है कि महामारी यानी कोरोना जो है वो भी एक मुद्दा है। मंदिर, अयोध्या राम मंदिर की बात है, मंदिर 14% लोगों का कहना है कि वो मुद्दा है। एक चीज और देखिए, ये है मजदूरी। मजदूरी कहां से? जो लोग कोरोना महामारी के दौरान जो बेरोजगार हो गए, मनरेगा से लेकर तमाम मजदूरी में जो हालत, लोगों की हालत खराब हुई, बेरोजगारी से लेकर तमाम, ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, 22% लोग की ये हमारे लिए एक मुद्दा है। और 15% लोगों का कहना है कि माहौल यानी कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, उसी माहौल में कानून व्यवस्था भी है, उसी माहौल में तमाम बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा होती है। तो ये 5M फैक्टर और इसके अलावा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो 10 अलग अलग जो पॉइंट्स हैं आपके सामने हम रख रहे थे मतदाताओं की नजर में चुनावी मुद्दा, जिसमें विकास, रोजगार, जाति, कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन और 5M फैक्टर जो हैं उनमें आप देखिए महंगाई, महामारी, मंदिर, मजदूरी और माहौल। तो जयशंकर जी सीधा ये अमूमन देखा जाए तो इन मुद्दों को चर्चा के दौरान भी आजकल चर्चा नहीं करते हैं लोग। टेलीविजन चैनल पर हमारे साथी जैसे भी बता ही रहे थे प्रशांत जी कि टेलीविजन पर अफगानिस्तान से लेकर के और रोज तमाम दूसरी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे, असल मुद्दे हैं जिसमें महंगाई है, महामारी है, मंदिर को भी बीजेपी तो रखती ही है, तो मंदिर भी है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और मंदिर की बात ना हो तो फिर तो कहां से। तो ये तमाम चीजें, इस पर आप क्या कहेंगे ओवरऑल? ये दो, एक तो 5M फैक्टर और दूसरा जो है कि चुनाव के मुद्दे मतदाताओं की नजर में। नहीं, देखिए चुनाव के जो मुद्दे हैं उसमें आश्चर्यजनक है कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान की समस्याओं के बारे में लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन जो दूसरी तरफ महंगाई को लोगों ने माना है अपना कि भाई महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब महंगाई जो है वो सीधे किसान को भी प्रभावित करती है। आप समझ लीजिए कि देखिए
जब हम किसान की समस्या के बारे में बात करेंगे तो उसका 3 फैक्टर्स होते हैं। उसमें बीज होता है, खाद होता है और पानी होता है। पानी बिजली और डीजल से मिलता है, नलकूप चलाते हैं लोग हैं, उससे ट्यूबवेल से पानी लेते हैं लोग। डीजल का दाम आसमान पे चला गया है। बिजली का दाम हमको लगता है कि पूरे देश में अगर सबसे अधिक कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उससे जूझ रहा है किसान लगातार। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की सीमा पर आकर के इतने दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, उस समय डिगे नहीं वो लोग। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू रहेगा। हो सकता है कि देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और ये चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को ज्यादा प्रभावित किया या पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग ज्यादा यहाँ आ सके, इसका कारण ये भी था कि कोरोना जैसे महामारी थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग या बाकी इलाकों के लोग उतना यहाँ नहीं आ पाए होंगे, या उन तक ये लोग किसान आंदोलन वाले भी नहीं पहुंच सके होंगे, ये हो सकता है। लेकिन मंदिर को भी लोगों ने माना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महामारी को कम लोगों ने माना है, 11% माना है, तो मंदिर को भी 14% ही माना है, इशू माना है। अगर ये जनता का रुझान इस तरह का है, हालांकि कोरोना की जो बदहाली रही है महामारी में, जिस ढंग से सरकार का जो चेहरा सामने आया, संवेदनहीन चेहरा जिसको कहेंगे, वो चेहरा सामने आया कि हम अपने मृतकों को अंतिम सम्मान भी नहीं दे सके। लाशें तैरती रही, लाशें नदियों के किनारे रेगिस्तान में रेत में दबाई गई और बारिश हुआ तो उफर करके फिर से बाहर आ गई। और ये सारी चीजें हुई हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है, दवा के इलाज और दवा के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अब उसको आप कोरोना कहिए या कुछ भी कहिए, कोरोना जहां एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता था उस इलाके में होता ही नहीं था। बहुत सारे इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासतौर से या बुंदेलखंड के इलाकों में ये सब होता ही नहीं था। तो मरते तो लोग थे कोरोना से, लेकिन चूंकि उसका सिम्टम सीधे सीधे कभी हार्ट अटैक हो गया या अभी कभी कुछ और हो गया, तो उस कारण से होता था। तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा, और चूंकि जो मीडिया का जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मीडिया के जरिए जो छवि बनाई गई है, जो इस तरह से आप नंबर 1 है, टीका लगाने में नंबर 1 है, कोरोना पे काबू पाने में नंबर 1 है, भाई आप मौत के आंकड़ों को ही गायब कर देंगे तो फिर तो नंबर 1 रहेंगे ही लेंगे। लेकिन ये भी तो बताना चाहिए ना कि लखनऊ राजधानी में आपने जो स्मशान केंद्र है उस पे बैरिकेडिंग कैसे करा दी थी, जो टीन का सेट बना दिया था ताकि कैमरामैन या चैनल वाले या कोई और भी न जा सके। हालांकि चैनल वाले आपके साथ ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे छन करके भी कुछ ना आने पाए, ये सारा इंतजाम किया था आपने। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब माहौल जो है, या मजदूरी का वही सवाल, जैसे विकास अगर होता या रोजगार की व्यवस्था अगर होती तो फिर मजदूरी का सवाल नहीं होता। तो मजदूरी के बारे में लोगों के रोजगार छिने हैं कोरोना काल में। मैक्सिमम लोगों के रोजगार, जैसे एक तो नोटबंदी से हुआ था, नोटबंदी भी इसी शासन में हुआ, उस समय भी योगी जी की सरकार थी, तो उससे भी कोई ऐसी राहत नहीं दे पाई योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार, जिनके रोजगार छिने थे। अब जैसे मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत उद्योग वाले जिले हैं, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, या ये सब जो जिले हैं, तो उन जिलों में जो परंपरागत धंधे थे वो सब टूट गए हैं, चौपट हो गए हैं। मतलब एक तो आधुनिकीकरण ने उनको मारा है, दूसरी तरफ एक कोरोना और नोटबंदी ने उनको ध्वस्त कर दिया। तो मजदूरी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में, वो रहेगा ही रहेगा। और उसके साथ ही जो है ये माहौल जो जिस तरह का बनाया हुआ है, क्योंकि माहौल तो अखबारों में विज्ञापन से, टीवी चैनलों की चर्चाओं में जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा जरूर है। अब किस रूप में जाएगा, महंगाई को, दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष भी हमारा है वो भी उसको उस ढंग से मुद्दा बनाने में विफल रहा है। उसको लेकर के जब सामने आता, जैसे कि भाजपा जो है, भाजपा के जब यूपीए की सरकार थी तो यही हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया के लोग संपादकीय लिखते थे साहब कि ये डीजल का दाम क्या हो गया, पेट्रोल का दाम क्या हो गया, ये रुपया हमारा कैसे आईसीयू में पड़ा हुआ है, डॉलर कितना महंगा होते जा रहा है, ये सारी बातें आती रहती थी। लेकिन अब वो चर्चा ही नहीं होती थी। वो लोग लेकर के राजनाथ सिंह जी को देखा मैंने, सुषमा जी, अरुण जेटली, सारे लोग जो थे, आडवाणी जी भी वो गैस का वो लिए हुए और प्रदर्शन करते थे, संसद सड़क पे जाते थे। तो लेकिन ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। और दूसरी बात, जब बात कर रहे थे आप, गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, जो दाम बढ़ाने घटाने की बात कर रहे थे, गन्ना किसानों का मेरे ख्याल से, मैं ठीक से अगर रिकलेक्ट कर पा रहा हूं तो 12,500 या 26,000 करोड़ रुपए का कुछ बकाया है
और इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, गन्ना किसानों का बकाया देने के भुगतान के नाम पे 600 करोड़ का बजट में इस बार सैंक्शन किया है। अब कहा हजारों करोड़ में जो बकाया है उसके लिए आपने 600 करोड़ रुपए का कहा है, तो दाम आपने बढ़ाया नहीं है कुछ। और जो बाकी जो इस समय की हालत है, जो सब्जियां, जिस तरह से सब्जियों का मौसम है, हरियाणा में देखिए आप, या उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में कहीं आलू सड़क पर के छोड़ के चले जा रहे हैं लोग, टमाटर फेंक के चले जा रहे हैं लोग, कोई खरीदार नहीं है, दाम नहीं मिल रहा है, कहीं 1 रुपए 2 रुपए किलो, और शहरों में आकर के वही 40 रुपए दिल्ली में हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये सब विसंगतियां जो है ना कहीं देखिए आम आदमी प्रभावित तो है। और जो भ्रष्टाचार की बातें जब बीच में आई थी, मैं आपसे बता रहा हूँ राजीव जी, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ा है, रिश्वत का रेट 2 गुना से ज्यादा हो गया है। मैं तो बता रहा हूं आपसे, मैंने अपने निजी अनुभव के साथ बता रहा हूं मैं, कि हम एक बार कैफियत एक्सप्रेस में आ रहे थे, आजमगढ़ से लेकर के दिल्ली के लिए आ रहे थे। हमारे कूपे में एक महिला बैठी हुई थी और एक और सज्जन बैठे हुए थे, तो हम लोग तीनों में आपस में बातचीत होने लग गई। बाद में पता लगा कि वो महिला जो है वो उनके पति आईपीएस अफसर थे, किसी जिले में पुलिस अधीक्षक थे, जो मोदी जी के बड़े प्रिय पात्र भी कहे जाते थे, बनारस में भी काफी दिनों तक थे। तो वो महिला बता रही थी, जब हम चर्चा होने लगी तो हमने कहा कि नहीं, हम तो जो सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लग गई है, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, पहले ऐसे दिखाया कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है, मतलब पहले इतने नोट देने होते थे अब इतना नोट देना हो रहा था। और बोला एक एक का नाम लेकर के बताया उन्होंने कि कैसे कैसे कितने रुपए दे करके उन्होंने कहाँ पोस्टिंग मिली थी, कहाँ ट्रांसफर कैसे हुआ था। और जो अभी एक मंत्री होते थे उस समय, हम नाम क्या लें आपका, परिवहन विभाग के जो मंत्री होते थे, तो ARTO और RTO का जो ये होता था उसमें ठेका जो खुलता था, वो जो मायावती जी के जमाने में जो रहता था उसका सीधे 2 गुना 2.5 गुना रेट बना दिया था और कहा गया साहब इससे देना है। सुनील बंसल जी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? लखनऊ में उनके बारे में यही होता है कि सारे मंत्रियों को अपना लिया करके उनके यहाँ कोटा पहुंचाना होता है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप उस ढंग से न लग रहे हो, लेकिन राजा अपने को ईमानदार कहे और उसके मंत्री लूट में शामिल रहे और उसकी सारी व्यवस्था जो है नीचे से ऊपर तक, पुलिस से लेकर के, अभी भी पुलिस थानों की नीलामी होती है, अभी भी जिलों के पुलिस अधीक्षक के पद जो है नीलाम होते हैं कि किस हिसाब से दिए जाएंगे। हालांकि ज्यादातर एक ही जाति के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक हो रहा है। तो भ्रष्टाचार में भी कभी किसी मामले में कम नहीं है सरकार, पूरी की पूरी जो है पहले जो चल रहा है उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है, रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारी बातें हैं, अब इनको लेते हुए देखने वाली बात होगी। अगर ये बात सही है कि सिर्फ 14% लोग मंदिर के मामले में सोच रहे हैं, मंदिर को आधार बना करके अगर वोट करने की बात सोच रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए जाहिर सी बात है कि चिंता की बात जरूर होगी। और लेकिन हमको लगता है कि जैसा अभी हमारे और मित्र लोग भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा माहौल ये बनाएंगे लोग कि जरूर लगेगा कि सही सब मंदिर जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, मंदिर और हिंदू मुसलमान नंबर 1 पे आ जाएगा, बाकी सारे इशूज जो है महंगाई और मजदूरी और ये महामारी, ये सब लोग गौण हो जाएगा। बेरोजगारी का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, ये सब गौण हो जाएंगे। घूम फिर करके देखिए इनके पास और कुछ है नहीं, यही इनका एकमात्र जमा पूंजी इनकी यही है कि उसको ठीक कर दिया ना, बस यही है। जी राजीव, बहुत सारी बातें हैं और हम इस वक्त पेश कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के अलावा चुनाव का क्या मुद्दा होगा, आगामी चुनाव। सबसे पहले हमने आपके सामने योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया और उसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं, एम फैक्टर क्या हैं चुनावी मुद्दे के, और उसमें जिसमें महंगाई, महामारी, मंदिर, मजदूरी और माहौल की बात हम कर रहे थे, और उसके अलावा मतदाताओं के सामने चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, इस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। अब सीधे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के रूप में कौन किसको कितना पसंद करता है। आइए सबसे पहले नीचे से चलते हैं, यानी कि 4 जो ऊपर टॉप के नेता हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती जी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी अभी घोषित तौर पर मुख्यमंत्री वहां नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके नाम में बहुत नाम के साथ उहापोह की स्थिति है और सर्वे के दौरान इस बात की चर्चा भी खूब हुई कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं अपनी तरफ से अपने मुख्यमंत्री की घोषणा करती है, क्योंकि इन 4
दलों में एक कांग्रेस ही है। अगर टॉप के 4 दल की बात करें, कांग्रेस है जिसका मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं, जबकि बीजेपी का मुख्यमंत्री घोषित तौर पे योगी आदित्यनाथ हैं। पहले से कह दिया गया है कि उनके उसमें ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी लीडरशिप में ही। और उसके अलावा अखिलेश यादव अगर जीत के आते हैं तो उनकी पार्टी, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती ने कल भी कह दिया है और पहले से भी ये पता है तमाम वहां की जनता को, मतदाताओं को, कि वो मुख्यमंत्री अगर उनकी पार्टी जीतती है तो बनेंगी। लेकिन कांग्रेस के साथ एक जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है उसका भी कांग्रेस के ऊपर असर पड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे दल हैं जिनके नेता हैं, और उनको लेकर के लोगों का क्या कहना है। आइए सबसे पहले वो उन दलों के उन नेताओं का नाम देखते हैं, किसके बारे में कितने परसेंट लोगों का अपना मत है। ये देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आप जानते हैं बीजेपी से हैं, लेकिन मात्र 3% लोगों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त हैं, मात्र 3% लोग। असदुद्दीन ओवैसी, उनके लिए भी मात्र 3% लोगों का मत है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में ठीक रहेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मतलब पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। 3%। ओपी राजभर आप जानते हैं इनका 2%। सतीश मिश्रा आप जानते हैं, सतीश मिश्रा कौन है, ये भी बीएसपी के और मायावती के खासम खास हैं। सतीश मिश्रा 2%। जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं। जयंत चौधरी की पार्टी हालांकि अभी चुनाव साथ में लड़ रही है, उनका गठबंधन है एसपी के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ। 2% लोग कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनकी बात जो हम कह रहे थे भीम आर्मी या कहें आजाद पार्टी, 2% लोग अभी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के लोग उनके पक्ष में हैं। शिवपाल यादव 2% लोग। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता 1%। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं केंद्र की, 1% लोग। और कोई राय नहीं देने वाले 9% लोग हैं। ये एक सूची आपके सामने हम पेश कर रहे हैं 4 और 5 9 नेताओं की, जो कह रहे हैं, जिनके बारे में 3% से लेकर के 1%, 3, 2, 1, लेकिन 9% ऐसे हैं लोग जो कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, कोई राय नहीं है। लेकिन अब बढ़े आगे और पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में जो 4 नाम हैं सबसे ऊपर के, उन नामों में आए हैं। तो आप देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ 31% के साथ योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर, 27% के साथ अखिलेश यादव नंबर 2 पर, 14% के साथ मायावती जी नंबर 3 पर हैं, और 11% के साथ ये जो उहापोह की स्थिति है, प्रियंका गांधी अगर मुख्यमंत्री रहती हैं तब 11%, चौथे नंबर पर प्रियंका गांधी, और 27% लोग अन्य की बात कर रहे हैं, जिसका आंकड़ा जो है वो हम लोगों ने पहले आपको दिखाया। 27% में जो ओपी राजभर से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोगों का, तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पॉपुलर चेहरा के रूप में 3%, 4% से आगे अखिलेश यादव से आगे दिखाई दे रहे हैं यहां पर योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले, और इसका आंसर जरूर देंगे आप लोगों को हम, कब देंगे, कैसे देंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन ये पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। एक बार प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। इन आंकड़ों को देख करके योगी आदित्यनाथ, और ये बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, और जो रहता है, मुझे याद आ रहा है कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मतलब उस समय लोकसभा की चुनाव चल रहा था, तो अटल बिहारी जो वाजपेयी जो हैं वो पॉपुलैरिटी में 10% आगे थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। क्या कहेंगे प्रशांत जी? जो सत्ता में होता है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। और एक बात मैं ये भी कह दूं कि योगी आदित्यनाथ जी अभी भी आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री के बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने यह तय किया है कि चुनाव के पहले इनको हटाया नहीं जाएगा, चुनाव इनके रहते हुए होगा, लेकिन आधिकारिक कैंडिडेट ये नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ मीडिया में छाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, प्रचार, जनता के पैसे से उसका असर तो दिखता है। लेकिन देखिए, ये असर अगर आप इसको बाकी मुद्दों के साथ जोड़ के देखेंगे
जो कानून व्यवस्था की बात है, जो रोजगार की बात है, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो बोलने के अधिकार यानी डर और खौफ का जो माहौल है, उन सबको अगर आप मिला के देखेंगे तो फिर ये परसेंटेज आपको इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आएगा। तो वो रेलेवेंस समझ में तभी आएगा जब वो सारे मुद्दों पर जनता वोट दे, जैसे मैंने पहले कहा। क्योंकि देखिए, बीजेपी का एकमात्र स्ट्रेटजी, जैसे जयशंकर जी कह रहे थे, वो सबको मालूम है कि इनकी एकमात्र स्ट्रेटजी है कम्युनल पैशन को बढ़ाओ, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट डालो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अभी से मैं आपको बता दूं, वो बीसीओ रैली करेंगे जाके उत्तर प्रदेश में, और उनकी रैलियों में फिर वही होगा, शमशान और कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचानो और वगैरह। वो कोई वहां विकास की बात करने नहीं जाएंगे। वो अभी प्रोग्रामों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने जो है वो सबसे अच्छा कोरोना का मैनेजमेंट किया। जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के एमएलए, वो इस बात को विश्वास नहीं कर सकते, बाकी लोगों के तो छोड़ दीजिए। तो ये जो स्थिति है 31% की और 27% की, इसमें मैं यही कहूंगा कि जब तक ओवरऑल के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो वही है कि सवाल वही होता है कि जो आप अगली आपकी फिगर आएंगी कि वोट परसेंटेज कितना किसको मिल रहा है, तब उस पर ये तय होगा। और बाकी है कि जनता 31% कह रही है। मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार वहां मतलब बहुमत आ जाता है, तो क्या योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी संशय है इसमें, ये भी तय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप से योगी जी का तकरार रहा है, वो मोदी जी के सामने इस तरीके से कोई बचा नहीं है अभी तक। ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि उनके भेजे हुए आदमी को आपने 16वें नंबर का उपाध्यक्ष बना दिया और उसको मंत्री पद नहीं दिया। वो अभी सब मामला लग रहा है कि राख के नीचे अभी आग है वहां पे है। और क्या वो आग किसी को दिखाई दे रही है, ये समझना होगा। जनता जो है वो सब कुछ जानती है, देखती है। और इन आंकड़ों को देख करके एक बार फिर से जयशंकर जी, आप क्या कहेंगे? ये जो आंकड़े हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। पिछले जो आप लोगों के अनुभव हैं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया स्पेशली कि 10% से पॉपुलैरिटी में वो आगे चल रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ और आया। रिजल्ट क्या कुछ और आएंगे ये समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। नहीं, यकीनन जो जैसे बाकी सब मामलों में जो आ रहा था रुझान, जो जनता का आ रहा था, उसको देखते हुए तो लग ही नहीं रहा कि भाजपा की सरकार बनेगी। और जब भाजपा की सरकार बनेगी नहीं तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे बन सकते हैं? लेकिन देखिए, जो डिफरेंस भी है वो सिर्फ 4% का है। और दूसरा जो तीसरे और चौथे नंबर की जो लोग आए हुए हैं, चाहे मायावती जी हैं, चाहे वो प्रियंका जी का भी नाम हो। प्रियंका जी को घोषित नहीं किया है अभी उम्मीदवार के तौर पे भाजपा ने, कांग्रेस ने, लेकिन अगर घोषित करेंगे तो भी हमको लगता है कि आज की परिस्थिति में वो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस बहुत है। मतलब अखिलेश में और मायावती जी के बीच में लगभग दोगुने का है, इतना बड़ा अंतर है। तो इसका एक तो मैसेज ये जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले या बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव ही लड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव चूंकि अभी मैदान में उस ढंग से खुल करके नहीं आए हैं। अब देखिए, सवाल यही है ना कि योगी जी अगर कुछ करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है। वो उद्घाटन भी कर सकते हैं, शिलान्यास भी कर सकते हैं, बड़ी सभाएं भी कर सकते हैं, रैलियां भी कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर करेंगे तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उनको आप अंदर भी कर सकते हैं, या मायावती भी कुछ करेंगी या प्रियंका कुछ करेंगे तो लगातार आरोप लग जाता है कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। तो इसलिए अभी ये लोग तो खुल करके अभी
सामने आ नहीं रहे हैं, तो जब आएंगे तो स्थितियां और बदलेगी मुझे लगता है। और दूसरा यह है कि चूंकि मीडिया का जिस ढंग से माहौल बनाया गया है ना, चर्चा में तो नाम अभी योगी जी का ही रहेगा ना। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और हर दिन अखबारों के विज्ञापन भरे रहते हैं, चैनलों पे योगी जी का जो आता ही रहता है, तो उसको देखते हुए एक माहौल बनता है, उसमें इसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपने ठीक याद दिलाया था कि 2004 में जो जिस तरह से अटल जी को पेश किया था लोगों ने, मीडिया ने मान लिया था सब कुछ। हालांकि देखिए, मैं उस समय अकेला आदमी, अकेले लोगों में से एक रहा हूँ, ये भी कह सकते हैं आप, अगर अकेला नहीं भी कहें तो हम आडवाणी जी के साथ लगातार पूरे भारत में घूम रहे थे और लगातार लिख रहे थे कि सरकार ये हार रही है, ये एनडीए की सरकार ये हार रही है। तो बल्कि जब हार गई सरकार और यूपीए की सरकार बनने की स्थिति आ गई, तो आडवाणी जी ने मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि साहब, आप लगातार हमारे साथ घूम रहे थे, हमको इंटेलिजेंस वाले भी बताते थे, बाकी सब मीडिया के लोग भी बताते थे कि अटल जी, हम लोग की सरकार बन रही है, वापस बन रही है, लेकिन आप अकेले खिलाफ लिख रहे थे। तो जो हमने जवाब दिया था वो फिर बाद में कभी चर्चा में हम लोग बात करें तो बताएंगे, लेकिन वो स्थिति बदल जाती है, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए, राजस्थान का चुनाव हुआ था, जब ये छत्तीसगढ़ का हुआ था, मध्य प्रदेश का हुआ था, तो जितना मीडिया का जो प्रोजेक्शन था लगभग इन्हीं लोगों के पक्ष में था, रमन सिंह जी के साथ में था या ये वसुंधरा जी के साथ में था। बंगाल में भी जिस ढंग से मीडिया का प्रोजेक्शन आ रहा था या जो पोल्स दिखा रहे थे लोग शुरुआत में, तो वैसा उतना थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं दिखाई दे रही थी कि ममता बनर्जी इतने भारी बहुमत से जीत करके आएंगी। तो इसलिए थोड़ा अनुमान बदलता भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो देखिए, अभी गंगा जमुना और गोमती में बहुत पानी बहने वाला है। अभी तो हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में बात कर रहे हैं और चुनाव होंगे फरवरी के आसपास, फरवरी या मार्च के आसपास होंगे। तब तक पानी बहुत आगे पीछे बढ़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सुखाड़ होगा, और उसके बाद जो जनता की धारणा क्या रहेगी, तब जब मैदान में महारथी कूद करके आ जाएंगे सामने, खुल करके अपने इशूज को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, उस समय ज्यादा। अभी के माहौल में चूंकि अभी का यह है कि जो सामने है उसको लोग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर विरोध वही है। जैसे मैंने कहा ना कि बाकी सारे मामलों में आप अखिलेश यादव को बेहतर मान रहे हैं। औसतन अगर देखा जाए, जितने मुद्दों पे हम लोगों ने देखा था, तो उसमें औसतन देखा जाए तो नंबर 1 अखिलेश ही इमर्ज करके आ रहे हैं, या फिर योगी जी दूसरे या तीसरे नंबर पर ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जिसकी सरकार न बने। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता की बात इसमें जरूर आपके सर्वेक्षण में है। वो चिंता की बात है कि जिस तरह से ये मंडलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि मंडल 2 का फेस लेके आ रहे हैं कि साहब, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन में जिस तरह से पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को समर्थन दिया था, उनके लोगों को मंत्री बनाया था उन्होंने, या जिस तरह से और बातें जो उभर करके आ रही है, कुछ आरक्षण की बात करती कि सीटें भरी जाएंगी, सब होंगी। इसके बावजूद अगर केशव मौर्य को 3% लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कार्ड नहीं चल रहा है आपका। ये जो ओबीसी कार्ड या जो भी खेलने की बात आप कर रहे हैं, तो चूंकि लोग जानते हैं कि पिछली बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब सरकार बनी थी तो उनको दरकिनार कर दिया था। तो बनना जब उन्हीं को है, उसी में से किसी ब्राह्मण को या राजपूत को या किसी और को बनना है, तो ठीक है, फिर वो ओबीसी फिर आपके भांसे में क्यों जाएगी। तो एक बात भी एक थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि केशव मौर्य को सिर्फ 3% मिलने का, क्योंकि केशव मौर्य बाकी जितने उसमें नाम थे उसमें कोई मुख्यमंत्री तौर पे घोषित या अघोषित उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर बातें कितनी भी लंबी चौड़ी कर दें, लेकिन कभी उनको कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानता है। या अन्य लोग भी जो थे, अनुप्रिया पटेल हो या बाकी लोग नाम जो आए थे, लेकिन केशव मौर्य का नाम बार बार आता रहा है। पहले भी चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको लोगों ने खारिज किया है। तो इसका मैसेज थोड़ा सा अलग ढंग का है जी। तो बहुत कुछ बातें हैं, और लेकिन क्या आगे ये जो 31% जो वोट मतलब उनके योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जो 31% लोग कह रहे हैं कि एक पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा पे अगर देखें तो नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ 31% के साथ बने हुए हैं, और नंबर 2 पर बने हुए हैं 27% के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। तो क्या सरकार योगी आदित्यनाथ की बनेगी?
ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आज हम आपको नहीं दे पाएंगे। जवाब देने के लिए और उसको देखने के लिए आपको अगले सप्ताह शनिवार का इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले न सिर्फ वो बताना है बल्कि जाति आधारित, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, तो जाति आधारित वोट जो है वो किधर जा रहे हैं, कौन सी जाति का वोटर जो है वो किधर वोट देने जा रहा है, मुस्लिम्स किधर जा रहे हैं, दलित किधर जा रहे हैं, और ओबीसी की जो हम बात कर रहे हैं वो किधर जा रहा है, ओबीसी फैक्टर क्या काम कर रहा है, जैसा अभी जयशंकर जी बता रहे थे। तो ये इन आंकड़ों के साथ सरकार क्या योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी बना रही है या समाजवादी पार्टी जो है वो बनाने जा रही है, या बसपा बना रही है, या हंग असेंबली, क्या कुछ होने वाला है ये अगले सप्ताह शनिवार को इसी समय 7 बजे शाम को हम आपके सामने पेश करेंगे। आपको करना होगा एक सप्ताह का इंतजार, इसलिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, इसलिए आज हम लोग इसको यहीं खत्म करेंगे। इसके साथ ही पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर योगी आदित्यनाथ तो सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सरकार बन रही है? पॉपुलैरिटी में बहुत सही बात कही अभी प्रशांत जी ने कि पॉपुलैरिटी चारों तरफ, अखबारों में, मीडिया में, रोड पर, हर तरफ अगर योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं तो पॉपुलैरिटी उनकी बिल्कुल रहेगी, लेकिन जनता वोट देने जाएगी उनके पक्ष में, यह देखना होगा। कितनी सीटें आ रही हैं? 312 सीटें पिछली बार थी 2017 में बीजेपी के खाते में, क्या इस बार 312 सीटें आ रही हैं? यह समझना होगा। कितने परसेंट लोग निकल कर आ रहे हैं बीजेपी के खाते में वोट देने के लिए, यह देखना होगा। तो बहुत तमाम चीजों के साथ, तमाम आंकड़ों के साथ अगले सप्ताह शनिवार को फिर से हम आपके सामने रहेंगे, लेकिन उससे पहले रोज शाम 7 बजे जैसा कार्यक्रम हम लेकर आते हैं न्यूज पॉइंट का, वो लेकर आएंगे। रविवार कल है, कल आपके सामने हम लाइव लेकर नहीं आते हैं, लेकिन मेरा घूमता हुआ आईना जरूर आता है, तो उसे भी देखना मत भूलिए। तो आज बस इतना ही, और मेरे तमाम तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे हैं, आप तीनों से मैं विदा लूंगा। जयशंकर जी आपसे भी, प्रशांत जी आपसे भी, और अमलेंदु जी आपसे भी। और इस कार्यक्रम में बहुत मजेदार तथ्य जो है वो अब अगले सप्ताह आने वाला है, जिसमें जाति आधारित जनगणना की जो बात होती है, और उस पर भी हम लोगों ने सर्वे किया है कि जाति जो है वो किधर, कौन सी जातियां किधर जा रही हैं। बहुत खुल करके तो नहीं, लेकिन फिर भी ओबीसी और दलित और मुस्लिम्स और अगड़ी जातियां जो हैं वो किधर जा रही हैं, ब्राह्मण्स किधर जा रहे हैं, जो राजपूत हैं वो किधर जा रहे हैं, बाकी किधर जा रहे हैं, ये सब भी। और अलग अलग जो 5 भाग में बांटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, उन 5 भागों में कहां क्या सीट है ये भी, और लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, ये आंकड़े आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अगले शनिवार शाम 7 बजे। तब तक आप तीनों से विदा चाहता हूं, और विदा चाहता हूं आप तमाम दोस्तों से, साथियों से जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और अपने कमेंट, अपने विचारों से यहां हम लोगों का ज्ञानवर्धन भी करते रहे। सुनील यादव भी हैं, जय श्री अक्षय लिख रहे हैं, अब्दुल जब्बार भी हैं, किसान एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं, मदीना का मुसाफिर हैं हमारे साथ में, जो सरकार कुछ भी कर ले, नेक्स्ट सीएम अखिलेश यादव लिख रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि आज अलीगढ़ में था, देरी से जुड़ा, अफसोस हुआ। कोई बात नहीं असलम भाई, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा कार्यक्रम, और तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करवाया है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हम लोगों ने की है। इसको जरूर देखिए, जो नहीं देख पाए हैं बाद में जरूर देखिए रिकॉर्डेड प्रोग्राम को। अख्तर अली भी हमारे साथ में हैं, कह रहे हैं सर मोदी जी और योगी जी से काम बोलता है, जैसे जैसे तेल, गैस, डीजल के, पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, सरकार का की गुंडागर्दी, रुपए की हालत, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जैसे तमाम कार्य किया है। जावेद इकबाल भी हैं, कोई पार्टी भारी अक्सरियत से नहीं जीत पाएगी कह रहे हैं। बिल्कुल सही, हो सकता है कि हंग असेंबली हो जाए। सुभाष तिवारी भी हैं हमारे साथ, नमस्कार। आपसा भी हैं, कोई बात नहीं, चिश्ती सर लिख रही हैं आपसा जी। सत्यम कुमार भी हैं, आईके नॉलेज भी हैं, बद्र आलम भी हैं। तो तमाम साथियों, विष्णु प्रसाद जी भी हैं, बीजेपी 300 के पार होगी विष्णु जी लिख रहे हैं, और अख्तर अली हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। देखिए कितना मजेदार है, एक कमेंट ऊपर जो बीजेपी 300 के पार, उसके नीचे जो दूसरा कमेंट है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। तो
यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि हर तरह के, हर अलग अलग पार्टियों के, हर दलों के जो समर्थक हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और मुझे तो अच्छा लगता है कि आप अपने विचारों को रखते हैं, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। अपने विचारों को बिल्कुल रखिए। ओम प्रकाश समर्थ जी लिख रहे हैं कि अगर योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो यूपी के मतदाता ना तो विकास चाहता है, ना उसे बोलने की आजादी से कोई सरोकार है। भूख से मरे पर रोजगार की जरूरत नहीं है, बस योगी की का मुसलमानों को ठिकाने लगाने की चाहत है। बस ये विचार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा ओम प्रकाश जी। अगले शनिवार को जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार आंकड़े आपके सामने रखूंगा, जो आंकड़े आए हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, इसलिए आज इस कम से कम 1 घंटा और लगता, लेकिन उसको आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीक, और कुछ उसमें कुछ रिसर्च बाकी भी है, कुछ सर्वे बाकी भी है। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा चाहता हूं, और सोमवार को आप लोगों से मुखातिब होगा शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। और मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।